नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत। तो प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत करें उससे पहले हम देखें कि नियोजन प्रदेश होते क्या हैं। तो नियोजन प्रदेश या प्लानिंग रीजन ऐसे भूभाग होते हैं जिसमें आर्थिक निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सके। वर्तमान समय में नियोजन का अर्थ, प्लानिंग का अर्थ आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए आर्थिक निर्णय तथा उनके क्रियान्वयन से है। नियोजन प्रदेश नियोजन उद्देश्य मुख्यतः सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा पर्यावरण की गुणवत्ता के स्तर को प्राप्त करने वाला होने वाला आवश्यक है। नियोजन के उद्देश्य से चयनित प्रदेश प्रशासनिक इकाई हो सकता है, वो राजनीतिक हो सकता है जैसे राज्य, जिला अथवा विकास खंड। ब्लॉक भी हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, वो स्टेट भी हो सकता है। सामान्यतः नियोजन के लिए आवश्यक आंकड़े प्रशासनिक प्रदेशों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अतः नियोजन के लिए संपूर्ण राष्ट्र, राज्य नियोजन के लिए संपूर्ण राज्य तथा सूक्ष्म स्तर पे छोटे लेवल पे नियोजन के लिए जिला या विकास खंड नियोजन प्रदेश के रूप में चयनित किए जाते हैं। क्योंकि जो आंकड़े हमें मिलते हैं वो आंकड़े हमें किसके मिलते हैं, या तो राज्य के मिलते हैं, या देश के मिलते हैं, या फिर जिले के मिलते हैं। इसलिए जब भी हम कोई नियोजन की प्लान बनाए, रीजनल प्लानिंग का बनाए, तो हमारा एरिया कैसे होना चाहिए। अगर बड़े लेवल पे ले रहे हैं तो स्टेट होना चाहिए, और छोटे लेवल पे अगर हम ले रहे हैं तो विकास खंड, ब्लॉक लेवल का वो होना चाहिए। नियोजन प्रदेशों में धरातलीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक समग्रता के साथ साथ आर्थिक संरचना में भी संपूर्णता, समरूपता होना आवश्यक है। जो नियोजन प्रदेश होते हैं, जो प्लानिंग रीजन्स होते हैं, रीजनल प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु, उसके कार्यविधि तथा उसका प्रचालन कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर आधारित है। तो प्रादेशिक नियोजन की सफलता के लिए भी हमें 7 सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अब वो 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। पहला सिद्धांत है घटनाओं की लंबवत एकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल यूनिटी ऑफ फेनोमेना। इस सिद्धांत के अनुसार संबंधित प्रदेश को सभी घटनाओं का एकीकरण किया जाता है। प्रदेश में कोई भी घटना एकाकी रूप में नहीं घटती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसके साथ में कुछ न कुछ दूसरी घटना भी होती है। अर्थात किसी भी तत्व में अन्य तत्वों को प्रभावित किए बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब एक चीज इफेक्टेड होती है तो उसके साथ में दूसरी चीज भी इफेक्टेड होती है। तो ये इंटर रिलेटेड है कि एक चीज इफेक्ट हुई तो उसके साथ में दूसरी हुई। तो आपकी यूनिटी ऑफ फेनोमेना को हमें देखना चाहिए, सभी घटनाओं का एकीकरण के रूप में देखना चाहिए। कोई भी घटना अकेले नहीं होती, तो सभी तत्वों को आपस में उनको देखना चाहिए। दूसरा आ जाता है क्षैतिज स्थानिक एकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेशियल यूनिटी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक तंत्र कई उपतंत्रों के मिलने से बना है। अर्थात एक प्रादेशिक तंत्र के सभी उपतंत्रों का एकीकरण होता है। कोई भी घटना दूसरी घटनाओं को प्रभावित बिना नहीं घटती। तो जो तत्व तो एक दूसरे से प्रभावित हो ही रहे हैं, घटना भी एक दूसरे से प्रभावित हो रही है। इसको हम किस तरह समझ सकते हैं? इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर एक पूर्ण तत्व की भांति काम करता है। उसमें भी कई हमारे और सिस्टम्स भी काम करते हैं, जिसमें कई उपतंत्र भी
शामिल है जो अपने आप में पूर्ण तंत्र के रूप में काम करते हैं। एक होल सिस्टम है, जैसे पाचन तंत्र है, अपना डाइजेशन सिस्टम है, और सांस लेने वाला तंत्र है, अपन ब्रीदिंग अपना सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम बॉडी के अंदर। अगर इनमें से कोई भी एक सिस्टम खराब होता है तो दूसरे तंत्रों के साथ साथ समस्त मानव शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। मान लें सपोज अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर भी खराबी हो जाती है और हम हमारे जो दैनिक कार्य हैं उसको करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार मानव शरीर कई उपतंत्रों से बना है और उपतंत्र में अंतर संबंध स्थापित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश निसंदेह अपने आप में पूर्ण होता है, होल है अपने आप में, परंतु फिर भी उसमें कई उपतंत्र होते हैं। किसी प्रदेश में कोई भी घटना पूरे प्रदेश को प्रभावित किए बिना नहीं घट सकती। यदि प्रदेश के किसी भी उपतंत्र में कोई घटना घटती है तो अन्य उपतंत्रों को अवश्य प्रभावित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार एक इकाई राष्ट्र को अन्य प्रादेशिक इकाइयों से जुड़ी हुई है और किस प्रकार विभिन्न राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपस में जुड़े हुए हैं, अलग भी है और उसके साथ भी है। कि किसी भी प्रदेश का जब हम प्लानिंग करते हैं तो एकाकी रूप में नहीं की जा सकती, उसको अपन इंडिपेंडेंट नहीं ले पाते, उसे देश के अन्य प्रदेशों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर योजना अंतरराष्ट्रीय संदर्भ के बिना नहीं बनाई जा सकती। तीसरी हमारी आ जाता है, तीसरा जो सिद्धांत है दीर्घकालीन शांति का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम। इस सिद्धांत के अनुसार स्थानिक वास्तविकता चतुर्यामी है जिसमें से 3 आयाम स्थान के हैं तथा 1 आयाम समय का है और स्थान तथा समय को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि समय और स्थान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि समय स्थान का अभिन्न अंग है। मानवीय हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्षेत्र एक जीवित क्रियात्मक घटक है जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों में संचालित रहता है। ये भूतकाल में कार्य योजना बनाता है, आपने कार्य योजना बनाई तो आपका उसमें पास्ट में कार्य योजना बनाई, और वर्तमान काल में प्रेजेंट में उस कार्य के लिए वो प्रयोग करता है, उस कार्य को करने की कोशिश करता है, और उसके साथ ही भविष्य के लिए उसका आरक्षण करता है, भविष्य के बारे में भी वो सोचता है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन को में ये समझ लेना चाहिए कि प्रादेशिक स्थान एक निरंतर वृद्धिकारी जैविक समग्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रदेश सदा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ये परिवर्तन केवल स्थान में ही नहीं बल्कि स्थानिक संबंधों में भी होते हैं। अतः प्रादेशिक नियोजक को इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि वो स्थानीय नहीं बल्कि समय के लिए भी योजना बना रहा है कि आने वाले समय में कैसा होगा, क्या चीज होगी, उसके लिए भी उसको सोचना चाहिए। तो जब भी प्लानिंग हो वो प्लानिंग स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड होनी चाहिए। हम आज की कर रहे हैं लेकिन साथ में हमें भविष्य का भी सोचना चाहिए कि भविष्य में वो प्रदेश किस तरह से ग्रो करेगा। प्रदेश में तेजी से हो रही सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से प्रादेशिक नियोजन का कार्यकाल सीमित हो जाता है। प्रादेशिक नियोजन में जैविक स्थायी परिवर्तनों तथा अस्थायी परिवर्तनों में अंतर समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवर्तन की मात्रा तथा उसके दिशा के संबंध में पूर्व अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। प्रदेश में परिवर्तनों की संता के कारण ही प्रादेशिक नियोजन में निरंतर संशोधन करने की आवश्यकता रहती है। अतः प्रदेश की भांति प्रादेशिक
नियोजन में भी सदा क्रियात्मकता, डायनेमिकता रहने की आवश्यकता है ताकि प्रादेशिक नियोजन में नवीनता बनी रहे। फोर्थ कॉन्सेप्ट आ जाता है अपना विस्तृत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण प्रदेश का चहुमुखी विकास होना चाहिए जिससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो। वस्तुतः विकास का अर्थ ये नहीं है कि प्रदेश को हर प्रकार की आवश्यकताओं के संदर्भ में आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि प्रदेश की अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को स्वयं ही पैदा करना चाहिए, बल्कि विस्तृत विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रदेश के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके जो भी संसाधन उस रीजन के पास में है उनका पूर्ण उपयोग करके सद्भावनापूर्ण समाज की व्यवस्था करके उसमें रहने के लिए श्रेष्ठ वातावरण पैदा करना चाहिए। विकास सभी का होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो जो भी उस रीजन के पास में रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन वहां की पब्लिक की वेलफेयर के लिए होना चाहिए। सामुदायिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सामुदायिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सभी को आत्म विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। पूरा समुदाय एक जैविक समग्र ऑर्गेनिक होल के रूप में है और प्रत्येक व्यक्ति उसकी उपप्रणाली है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसरों के माध्यम से ही समस्त समाज को एक ऐसे समुदाय के रूप में विकसित किया जा सकता है जिसमें सर्वत्र भाईचारे की भावना हो। इसी में प्रदेश की वास्तविक क्षमता, हैबिटेबिलिटी निहित है। सिक्स्थ प्रिंसिपल आ जाता है आपका सामाजिक वांछनीयता और आर्थिक व्यवहारिकता के मध्य समतुलता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन सोशल डिजायरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्रदेशों के लिए नियोजन तैयार करते समय प्रादेशिक नियोजन को सामाजिक वांछनीयता तथा आर्थिक व्यवहारिकता के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रादेशिक नियोजन में नियत का साफ होना ही पर्याप्त नहीं है, यह आयोजन आर्थिक दृष्टि से भी व्यवहारात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं प्रादेशिक नियोजन को प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रदेश मानवीय आवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सके। सेवेंथ इसके अंदर आ जाता है पारिस्थितिकीय समतुल्यता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। इस सिद्धांत के अनुसार प्रादेशिक नियोजन तैयार करते समय प्रदेश के पारिस्थितिकीय संतुलन का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पारिस्थितिकीय संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। मूल सिद्धांत यह है कि मानव को प्रकृति के साथ नटसेल हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक रीजन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, हमारा मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि मानव को प्रकृति के साथ सद्भावनापूर्ण भाव से रहना चाहिए और प्रकृति को चुनौती देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति ने हमें दिया है उसके अनुसार हमें एडजस्ट करना चाहिए। ये सिद्धांत मानव एवं प्रकृति के मध्य सद्भावपूर्ण संबंधों को प्रेरणा देता है जिससे प्रदेश मानव आवास के लिए अनुकूल बन सके। थैंक यू।